Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss electrostatics further. In last class I have already discussed about how to find charge on a body after losing the electrons or gaining the electrons. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर हुआ था तो न्यूट्रल बॉडी हुआ था। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन प्रोटॉन्स हुआ था तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हुआ था। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हुआ था। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, जैसे आपको मैंने बताया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था तो आपको क्या बना दिया था, Na+ बना दिया था। इसको मैंने सोडियम आयन बोला था ना। वही क्लोरीन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था तो ये Cl- हो गया था। इसको हम लोग बोले थे आयन ऑफ क्लोरीन। क्या था? आयन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन, इसी को स्पेशल नाम हम लोग क्लोराइड आयन बोलते हैं। इसी को स्पेशल नाम क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्लियर है ना। और ये सोडियम है तो सोडियम आयन ही इसको बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा तो Mg2+ आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्लियर है ना। वही आपको 2 Cl क्लोरीन एटम जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि गेन कर लेता है तो आपको क्या बन जाएगा, 2Cl- हो जाएगा। नहीं, और ये दोनों में अट्रैक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा कि नहीं। क्लियर है। तो इसको हम लोग आयन ऑफ क्लोरीन यानी क्लोरीन एटम से जो आयन बना है इसी का स्पेशल नाम क्लोराइड आयन बोल दिया जाता है। क्लियर है ना। तो ये लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था। तो जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है वहां प्लस आता है, जहां पर आता है वहां क्या आ जाता है, माइनस आता है। ये लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये सब थ्योरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, केवल बस समझाते रहे। मेथड ऑफ चार्जिंग, देखिए चार्ज जो हम लोग 3 तरह से करते हैं। इंडक्शन से, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि 2 बॉडी कांटेक्ट में होता है। कांटेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जिसके कारण बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज होता है। जैसे देखिए ना, एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। तो जैसे ही एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स भाग करके इस पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखेगा इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन्स में आपस में फैटाफैटी होगा। यार नजदीक में है तो लड़ाई झगड़ा होगा ना, फैटाफैटी होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देखेगा कि यार भागो ना, यहाँ खाली जगह है, चलो वहां मजा लेवल जाएगा। तो ये सब भागते भागते इस पर चलाएगा। तो कुछ पार्ट यहाँ पर चलाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा। तो निश्चित रूप से ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कि नहीं, चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है कि बॉडी को कांटेक्ट में नहीं करते हैं। जैसे देखिए ना, एक बॉडी ये है और ये न्यूट्रल बॉडी यदि हम लोग ले लेते हैं तो न्यूट्रल बॉडी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, भगा देगा। तो बेचारा भागते 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 इधर चलाएगा। क्लियर है ना। तो जैसे ही भाग करके उधर चल गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है ना वहां प्लस आ जाता है, जहां गया वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है। तो देखिए ये इंडक्शन के कारण चार्ज हो गया है। क्लियर है। तो एक साइड प्लस हो गया, एक साइड माइनस हो गया, लेकिन टोटल चार्ज देखा जाए तो 0 ही होगा। क्लियर है ना। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर भागा होगा उतना ही इधर कितना आया होगा। इधर 5 इलेक्ट्रॉन भागा था, 5 इधर प्लस आया होगा। क्लियर। तो आप इंडक्शन में बॉडी को कांटेक्ट में नहीं किया जाता, विदाउट टचिंग है। लेकिन इसमें क्या है, टचिंग है। कंडक्शन और इंडक्शन में दोनों में फर्क समझिए। बाय रबिंग और फ्रिक्शन, इसके द्वारा कैसे, जैसे 2 बॉडी को आप रब करते हैं। आप लोग सिंपल एग्जांपल आप लोग देखते हुए कि आपका ड्राई हेयर रहता होगा तो देखते हैं स्टाइल मारने के लिए आप कॉम से इस करते ना है। अरे तो जनरली कॉम जो है क्या आयरन का बना होता है, प्लास्टिक के एयर बना होता है। और ना लोग किसी भी मेटल का भी लोग बना देता है।
तो कॉम केवल बोला जाए मतलब क्या होता है, प्लास्टिक, वही प्लास्टिक वाले वही कॉम है। तो कॉम से जैसे ही इसको आप कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण, रबिंग के कारण क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। शुरू में तो दोनों न्यूट्रल था, जैसे ही ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन गया वहां प्लस आया होगा, जहां पर गया होगा वहां पर माइनस आया होगा। क्लियर है ना? जैसे देखिए रबिंग के केस में सर ये सब थ्योरी आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मान करके चलिए ये मेनली यही सब पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आएगा तो मेन लिख दिया। पूरा मटेरियल्स के लिए याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं, तो मेन याद रखना है। चलिए याद रखने का आपको तरीका भी बताते हैं। ग्लास रॉड को यदि रब कीजिएगा सिल्क से, सिल्क का क्लॉथ लीजिए, थ्रेड लीजिए, जो भी हो, तो सिल्क से जब कीजिएगा तो ये निगेटिवली हो जाता है, तो ये पॉजिटिवली हो जाता है। याद कैसे रखिएगा? ग्लास है, जी फॉर गो याद रखिएगा। गो मतलब गया, तो कौन गया भाई? अरे वही इलेक्ट्रॉन्स गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स गया होगा तो ये एस फॉर सिंक याद रखना है। सिंक मतलब होता है डूबना, यहां से इलेक्ट्रॉन गया उसमें जाकर डूब गया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन गया वहां माइनस आएगा कि नहीं, और जहां से गया वो मतलब गया। क्लियर है? वो मतलब जाना होता है कि नहीं? अरे जी फॉर गो यार, तो यहां से गया तो ये प्लस हो गया। अब इसमें देखिए ग्लास रॉड को यदि फर से, फर का मतलब क्या होता है? अरे ये जानवर का जो खाल होता है ना उसी को फर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को फर बोलते हैं। तो जानवर का जो खाल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी का जो है ऊपर वाला आपको नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए अब दिख रहा होगा। तो फर है, फर कहने का मतलब फर, फर, फुर 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 मतलब क्या है? उड़ गया यार। फुर मतलब क्या होता है? चिड़िया उड़ गया। चिड़िया उड़ गया मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उड़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के जाएगा तो कहीं गया होगा कि नहीं? तो ग्लास रॉड में गया होगा। तो फुर 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 उड़ गया। तो जैसे ही उड़ेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर है? अब कॉम, प्लास्टिक कॉम, इसलिए हम पढ़ाई करने प्लास्टिक लेते हैं। अब यार मॉडर्न एज में लोग मेटल का भी कॉम बनाते हैं। तो प्लास्टिक कॉम को यदि आप ड्राई हेयर से आप रब कीजिएगा तो देखते हुए घर में ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि ड्राई हेयर से यदि कॉम को पास कराइएगा और उसके बाद छोटा छोटा जो है पार्टिकल्स जो रहेगा, डस्ट पार्टिकल, तो उसको कीजिएगा ना तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये कॉम जो है निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और हेयर जो हो जाता है क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। एच फॉर हाई याद रखिएगा, एच फॉर हाई। अरे भाई क्या हाई है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का हाई है। इलेक्ट्रॉन्स हाई होगा तो ये कम, कम मतलब आना होता है, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ वहां से इलेक्ट्रॉन आया होगा इसमें, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन गया वहां निगेटिव, और जहां से गया होगा वहां पर क्या आया होगा? पॉजिटिव। इसमें देखिए एवोनाइट, आइए फर फुर तो है ही, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फुर करेगा। एवोनाइट आब आब क्या आब? वही इलेक्ट्रॉन्स आब। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तो निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। मेनली जो पूछता है वो आपको मैं बता दिया हूँ कि ये थ्योरी है। बाकी अलग अलग मैं आपको अलग अलग इस टाइप का आपको दिया हुआ रहेगा। किसी में कॉम रहेगा, किसी में ग्लास रॉड रहेगा, किसी में एवोनाइट रॉड रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये थियोरेटिकल पार्ट है। मेन आपको हम बोल दे रहे हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। जिनको एकदम मोर डिटेल पढ़ना है वो क्या कीजिए, टारगेट या जो भी होता है फाउंडेशन बैच उसको आप कर सकते हैं। इसमें भी हम लगभग टोटल बात बता दे रहे हैं, बस आपको सुनने का जरूरत है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लाइक चार्जेस क्या करता है? रिपेल करता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है यार। जैसे आप लोग देखते हुएगा कि ये छोटू है, ये छोटी है,
देखिए ना इसका बाल एकदम घुंघरूला इस टाइप का है। क्लियर है ना। तो ये देखिए फ्रॉक पहनी हुई है, एक इधर एक और छोटू है, बहुत काला है और ये बहुत स्मार्ट लड़की है। तो ये छोटू जो है किधर देखेगा, पहले इधर देखेगा कि इधर देखेगा? यार इधर देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि ये अपोजिट पोल है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा नहीं, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होगा। निगेटिव निगेटिव में भी रिपल्सन होगा। एक और इधर लड़की रहेगी, ये स्टाइलिश गर्ल किधर देखेगी, इधर 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 पहले देखेगी, और ये स्मार्ट बॉय है। तो यहां पर भी देखिए ये दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। निगेटिव निगेटिव में भी रिपल्सन होता है। तो लाइक चार्जेज क्या करता है, रिफेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, इसको हटा दिया जाए, समझ गए भैया। तो लाइक चार्जेज, ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। लाइक चार्जेज क्या करेगा, रिफेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस क्या होगा, रिफेल, अनलाइक अट्रैक्ट। क्लियर है। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर नहीं होता है, जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल। तो चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। क्लियर है ना। फोर्थ में फ्रैक्शनल चार्ज किसी पर नहीं होगा, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। फोर्थ में यहां पर ध्यान दीजिए, इधर चार्ज कंजर्व क्वांटिटी होता है। क्या होता है, कंजर्व क्वांटिटी होता है। चार्ज होता है कंजर्व क्वांटिटी होता है। हम लोग एक क्रैश कोर्स एग्जाम तक चलेगा, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल करके मैं पढ़ा दे रहा हूं। चार्ज कंजर्व क्वांटिटी होता है और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब वही हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। तो चार्ज तो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, याद रखना है, उसी को हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। क्या क्या होता है, क्वांटाइज्ड करने का मतलब क्या होता है, देखिए क्वांटाइज्ड करने का मतलब चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा किसी बॉडी पर चार्ज, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो 3 प्लस n इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो n प्लस। क्लियर है ना। तो जब रिलीज करेगा तो प्लस, गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस माइनस चार्ज का नेचर बताएगा। क्लियर है ना। तो जब गेन करता है तो क्या होता है, निगेटिव, और रिलीज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। न्यूट्रल बॉडी यदि रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो पॉजिटिव आएगा, जब गेन करेगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो n क्या है यहाँ पर, n इंटीजर होता है। तो चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, ये होता है इंटीजर। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है। ठीक से नहीं पता चला है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चलिए, तो इसके बाद देखिए, जब चार्ज इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट करने का मतलब 2 कूलम इस पर चार्ज है तो 2 कूलम रहेगा। क्लियर है ना। तो इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है।
इनवेरिएंट कहने का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इनवेरिएंट क्वांटिटी। नेक्स्ट में चार्ज जो होता है जब यूनिफॉर्म, कहने का मतलब चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, कहने का मतलब यहां पर देखे ना, सिंपल है, ये माइंड में रखिए, जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज जब, पहले रेस्ट वाला देख लीजिए, चार्ज जब रेस्ट होगा, एट रेस्ट, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? जब चार्ज मोशन में होगा, चार्ज क्या होगा, इन मोशन, इसमें दो केस होगा। जब मोशन में होगा तो जब एक्सीलरेशन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? यही जब चार्ज जो है एक्सीलरेशन होगा चार्ज का, यानी चार्ज का एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी या तो चेंज हो रहा होगा, चेंज होने का मतलब या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या डायरेक्शन केवल चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, यानी एक्सीलरेटेड मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो ये मोशन में है तो प्रोड्यूस होगा ही, साथ साथ क्या होता है, प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along with electromagnetic radiations, electromagnetic radiations, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, याद रहेगा। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा कि चार्ज जब रेस्ट में केवल होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होता है, और जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होता ही है, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ना? इतना बात याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं कुलम्ब्स लॉ पर। यहां से आप लोग जंप करके लगना है, कुलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे हैं, ये मैग्नेटिज्म में भी होता है, जब मैग्नेट पढ़िएगा ना वहां पर भी मिलेगा। यहां से क्वेश्चन खूब आता है, आप रेडी कर जाइएगा। क्लियर है ना? तो चलिए, ये क्रैश ऑफ कोर्स है, हम लोग क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, कितना होता है पहले देख लीजिए। दो चार्ज है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। क्लियर है ना? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चार्ज का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जानते हैं, यही होता है ना। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वैल्यू होता है, तब मॉड हमेशा मॉड देते रहे, मतलब साइन नहीं लेना है। क्यों नहीं लिया जाता है ये आप माइंड में रखिए। जब वेक्टर हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिंदगी में नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है ना? मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, तो यार ये फोर्स वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड जिंदगी में नेगेटिव होगा कभी, कभी नहीं होगा। ये वेक्टर वाला आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो चार्ज यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे देखिए यहाँ पे एक है प्लस Q1 और दूसरा है
माइनस क्यू टू। तो यहां पर जो आप फोर्स देखिएगा सेपरेशन एक्स है, तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/4 कुछ नहीं रहता है तो एयर मेंशन किया है, एयर माना जाता है। कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एयर। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यदि माइनस ले जाएगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, क्लियर है ना, माइनस साइन डायरेक्शन बनता है, समझ गए। तो साइन नहीं लेना है, तो ये बात आप याद रखिएगा, क्लियर है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला, जब स्लैब डालेंगे तो क्या सब होगा, सारा फॉर्मूला को केवल याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब स्लैब डालेंगे तो सब क्या सब होगा। आईटी में क्वेश्चन यहां से उठाया है, कभी भी मेडिकल वाला को रिपीट कर देगा। दोनों के बीच जब स्लैब डालेंगे तो क्या सब होगा। देखिए आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है इप्सिलॉन ऑफ इनटू एप्सिलॉन आर होता है। ये इसको हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, क्लियर है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। वैक्यूम में डबल ई होता है, डबल सी कहीं पर लिखा हुआ होगा तो लेकर के आइएगा, उसको फाड़ के फेंक देगा, न रहेगा न फटेगा। वैक्यूम बोलते हैं। अब ट्रेन में क्या कहते हैं, वैक्यूम हो गया कि वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम बोलिएगा तो फिर डबल सी आप लोग कर देते हैं, खेलते हैं ना, ठीक है। एप्सिलॉन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए सी लिख करके बीच में ऐसे कर देना। एप्सिलॉन आर को, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसलिए के भी सिंबल कोई भी ले सकता है, सिंबल जस्ट लाइक नेम है, कुछ भी दे सकता है, एक्स भी मान सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। जितना नेम होता है सब याद रखना है, और कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं तो क्वेश्चन में दे देगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बोलिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, क्लियर है ना। दिखा है। और इसका नाम है, मैक्सिमम बुक वाला यही दो दिया है, लेकिन कुछ बुक थर्ड वाला भी दिया है। तो मान लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में दे देगा, आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। और मैक्सिमम लोग यही दो जानता है, थर्ड के बारे में उसको पता भी नहीं है। सब जगह आप देखिएगा अभी तक टीचर लोग दो ही बताते हैं, तीसरा उनको पता ही नहीं है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए मेरा से पढ़ करके आप दुनिया का कोई भी बुक बना सकते हैं। जैसे आप लोग लास्ट क्लास देखे होइएगा, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन इरोडोव का मैंने एक सोल्व कराया था, क्या बहुत टफ था क्या, लेकिन लोग तो उसको बहुत टफ बनाए हुए हैं यार। आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन कैसे नहीं, दुनिया का सब बुक बनेगा, कोई ऊपर से आया है बनाने, क्या है नहीं, हम ही आप लोग बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। किसी किसी बुक में क्वेश्चन मिलेगा सीक ऑफ ए मीडियम, शॉर्ट में सीक बोलते हैं, कह देगा द सीक ऑफ ए मीडियम H2। अब सीक के बारे में पता नहीं है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए डिफरेंट नेम्स जितना होता है सब याद रखना है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है R है, और ये स्लैब का थिकनेस T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन R, या क्या ले सकते हैं। यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहां पर फोर्स का फॉर्मूला जो होता है 1/4 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R - T प्लस
रूट अंडर एप्सिलॉन आर, टी बाहर होता है रूट का होल स्क्वायर। टी क्या होता है? रूट से बाहर होता है। टी रूट से क्या होता है? बाहर होता है। तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। जब एक स्लैब डाले हैं तब तो ए को टी घटाती है, दो का रहता तो T1 T2 घट जाता, और यहां पर हो जाता रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू T1 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू T2। इसको याद कैसे रखिएगा? एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पुट कीजिए। एयर के लिए जो होता है, इस पॉइंट को माइंड में याद रखना, फॉर एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस सेम चीज हम लोग ऑप्टिक्स में हम लोग देखते चलेंगे, वहां पर म्यू लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए 1 होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए 1 होता है। उसी तरह एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है 1 होता है। किसके लिए? एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए। तो यदि ये एयर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा एप्सिलॉन आर। 1 पुट करके देखिए आता है कि नहीं, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग एयर में देखे थे, क्लियर है? ऐसे ये आप लोग पढ़ेंगे पहले तो इसको डिराइव किया गया होगा, यहाँ हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, याद रखने का आपको ट्रिक्स बता दिए। ड्राइव करवाना होगा तो आप दूसरे बैच वाला देख लीजिएगा, जो 12th का बैच चलता है उसमें। तो ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? क्या क्या दे देगा? एयर वाला दे देगा। एप्सिलॉन आर 1 पुट कीजिएगा तो ये टी टी कैंसिल, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझ गए? तो एप्सिलॉन आर का 3 नाम, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट देखिए, जब मोर देन 1 स्लैब डालेंगे तो क्या सब होगा? एक बात और पहले लिख लीजिए पॉइंट। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होता है, आप लोग पढ़े जाइएगा कि 1 से बड़ा या बहुत होता है तो बराबर होता है, यही होता है ना। तो यहां पर मिनिमम 1 होता है एयर के लिए, उसी तरह यहां पर याद रखिएगा 1 से बड़ा और इक्वल। फॉर मेटेलिक सब्सटेंस, एलॉय जो हो, एलॉय भी मेटल का ही होता है यार। मेटेलिक सब्सटेंस मैंने बताया था मेटल पहचानने के लिए जिसके लास्ट में यूएम होता है, जनरली मेटल होता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ईटीसी बहुत है। इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है इनफिनाइट होता है। क्लियर है ना? इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? इनफिनाइट। तो याद रखिएगा, जब दो चार्ज के बीच कोई स्लैब मेटेलिक डाल दिया जाए, दिस इज मेटेलिक स्लैब। आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका, तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। नहीं, वो क्वेश्चन में आपको इनफिनाइट नहीं देगा, आपको सोचना है। तो आप खुद समझिए, अभी अभी मैंने देखा था कि फोर्स इसके बीच कितना था। इसके बीच जो फोर्स लग रहा था, यही था ना फोर्स का फॉर्मूला। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन रूट के भी बोल सकते हैं। जैसे F बराबर हम लोग फोर्स क्या देखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन रूट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किसके लिए? जब एयर केवल पूरा रहता तब। ठीक है, इसके जगह आप के भी लिख सकते हैं, यानी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, कांस्टेंट है यार। तो यहां पर जो स्लैब डालते हैं तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला के Q1 Q2, के वही हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डिवाइडेड बाई आर माइनस टी प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन आर, और टी रूट से बाहर और टोटल का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो नीचे जब इन्फिनाइट पुट कीजिएगा, मेटेलिक स्लैब के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट होता है, इसका एप्सिलॉन आर जो होता है इन्फिनाइट होता है। तो जैसे एप्सिलॉन आर इन्फिनाइट होगा तो निश्चित रूप से नीचे इन्फिनाइट पुट कीजिएगा तो पूरा को जीरो बना देगा कि नहीं? अरे यार, किसी में भी इन्फिनाइट से भाग देंगे तो क्या कर देगा, उसको जीरो बना देगा। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो किसी में इन्फिनाइट से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है ना? देखिए आईटी में क्वेश्चन कैसे आया था। देखिए आईटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही देख लीजिएगा, 2002 या शायद 4 में आया हुआ है। When a metallic slab is introduced between any two point charges, कुलम्स लॉ जो होता है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, इसको माइंड में रखना है। कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी, तो उसके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, जैसे मेटेलिक स्लैब डालिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम लोग ऑप्शन इसको कर दिया। क्यों करेगा? क्योंकि देखेगा अरे इसमें यार न चार्ज दिया हुआ है न कुछ दिया हुआ है, तो इनसफिशियंट डेटा भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो सीधे इनसफिशियंट डेटा पर मार देता है, तो हो जाता है नेगेटिव। तो इसको ध्यान रखिए। तो दो चार्ज के बीच यदि मेटेलिक स्लैब डालते हैं तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा एक बात और याद रखिए, जब दो चार्ज के बीच मेटेलिक स्लैब ना होकर के कोई भी अदर स्लैब होगा तब फोर्स का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, बोलिए? तब फोर्स का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा ही होता है, तो 1 से बड़ा का रूट निकालिएगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में बढ़ गया वैल्यू तो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपको निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, फोर्स को घटा देगा। फोर्स को क्या करेगा, घटा देगा। क्लियर है ना? तो इसको माइंड में रखिएगा। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैब फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटेगा, पता चल गया। वही घटते घटते मेटेलिक स्लैब डाल देंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब एक से ज्यादा स्लैब डालिएगा तो क्या होगा, आप ऐसे आपको एग्जाम में एक ही स्लैब डालेगा, यदि एक से ज्यादा डालेगा तो क्या होगा। एकदम माइंड को एकदम फ्रेश करके रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब एक से ज्यादा स्लैब डाल देगा यार, जब एक से ज्यादा स्लैब डालेगा, हैंड्स ऑन करना दीजिए, इसका एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, या K1 K2 बोल सकते हैं। मटेरियल अलग अलग है इसलिए हैचिंग मैंने अलग अलग कर दिया। दोनों के बीच का सेपरेशन R है। दिस इज थिकनेस T1 एंड दिस इज T2। T1 और T2 थिकनेस है। क्या लिखिएगा, फोर्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस T1 प्लस T2, ऐसा दोनों घट जाएगा, प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन R2 इंटू T2। याद रहे T1 T2 रूट से बाहर होगा। क्लियर है ना? n तक रहेगा तो n तक इसको डॉटेड कर देंगे। देखिए ना, n तक रहेगा तो इसको एंड सो ऑन, और यहां पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एप्सिलॉन R1 T1 प्लस डॉटेड कर देता है रूट अंडर एप्सिलॉन R2 इंटू T2 डॉटेड, रूट से बाहर है T1 T2 होल स्क्वायर, ये रहा।
क्लियर है ना? तो कितना भी लगा अब उससे हमको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है यहां तक? चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्यू पर कितना नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या कीजिएगा, चलिए यहां पर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन देख लिए। अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको F1 मान लेते हैं। ये चार्ज इसको क्या करेगा, तो सेम चार्ज में क्या होता है, सेम नेचर का चार्ज रहता है तो रिपल्सन होता है। देखिए, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा तो आंख बंद करके जोड़ देना है। क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट एकदम टोटल वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है। वेक्टर में रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट कब क्या लेते थे, सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन में रहता था तो सीधे सम कर देना है। एस फॉर सम याद रखना है। सम मतलब आंख बंद करके जोड़ देना है। और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस यही बात याद रखना है। क्लियर है ना? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड कर देना है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? यहां पर आप यदि ये भी नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपल समझिए, आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर, कोई कान पकड़ के 5 न्यूटन खींच रहा है, टोटल कितना होगा, 15 होगा यार, दोनों ऐड हो जाएगा। और कोई 10 न्यूटन इधर, आप 5 न्यूटन इधर, तब किधर जाइएगा, उधर जाइएगा। कितना से जाइएगा, 5 से। तो ये बुझा गया क्यों 5 से बोले हैं, क्योंकि मोर माइनस लेस कर दिए, 10 में से 5 घटाए तब ना 5 हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में ऐड। तो ये एग्जाम्पल बताया था, आपको समझ में आ गया, लेकिन ये वाला दिक्कत हो रहा है। तो पूरे फिजिक्स को जो है डेली लाइफ से रिलेट कर दीजिए, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। फिजिक्स को लोग टफ बना दिया, रियल में ये है नहीं। क्लियर है ना? तो चलिए इसको आप देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो हम दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे। क्लियर है ना? थोड़ा सा इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। इसका वैल्यू जो है 9 क्रॉस 10.9 होता है। पहले वाला में कहीं लिख दे रहा हूं, तो चलिए नहीं यहां पे लिख दे रहे। इसका वैल्यू जो है याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू जो होता है 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 होता है। और ये किस में होता है, एसआई यूनिट में होता है। तो बोलिएगा कि सीजीएस में तो जिंदगी में सुनबे नहीं किए। अरे नहीं सुने तो किसके पास आप पढ़ाई कर रहे हैं, जेसिंग के पास कर रहे हैं। दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो हम दे देंगे। तो ये हो गया एसआई। और सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको डाला जा सकता है, आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन मिला होगा। सीजीएस में सब डेटा यदि लेते तो आ जाता, इसका वैल्यू 1 लेते। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, ये भी माइंड में रखिए। वन कूलम बराबर होता है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 ESU ऑफ चार्ज होता है। क्लियर है? यही जो होता है 1/10 EMU ऑफ चार्ज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1/10 AB कूलम बोलते हैं। सेम चीज है, यही आपका सीजीएस यूनिट हो गया। और ESU ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको स्टैट कूलम बोलते हैं। क्लियर है ना? तो अब याद रखिएगा 1 कूलम बराबर होता है 3 क्रॉस 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम।
फुल फॉर्म स्टैटिक लिखा था तो स्टैट कूलम यार स्टैट कूलम क्लियर है ना। एक स्टैट कूलम बराबर इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये आप कन्वर्सन याद रखिएगा, ऊपर वाला शायद आपको विजिबल नहीं है तो देखिए ना ऐसा अब दिखा हुआ तो मेनली ये दोनों का यूनिट का यूज आता है ईएसयू और ये। तो सीरियस यूनिट में चार्ज का यूनिट होता है स्टेट कूलम। तो जब भी ईएसयू ऑफ चार्ज देगा, जब भी क्वेश्चन में ईएसयू ऑफ चार्ज दे देगा तो फिर हम लोग इसका वैल्यू 1 लेंगे। कैसे से देखिए ना, एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि फाइंड आपको कह दिया, ये फाइंड करने के लिए कह दिया, ये शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाइएगा। एक चार्ज यहां पर है प्लस 10 ESU ऑफ चार्ज और एक जो है यहां पे है -20 ESU ऑफ चार्ज और ये डिस्टेंस आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर कर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा ये एसआई में, इसको सीरियस में आपको करना होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले एफ निकालेंगे हम लोग के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने का जरूरत क्या है, नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। जितना फास्ट आप बना सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। हम तो यहाँ समझा रहे हैं तब ना वैल्यू पुट कर रहे हैं। कितना हो जाएगा के जगह 1 और Q1 Q2 कितना है, याद रहे साइन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए नहीं लिया जाता है। और 0.5 मीटर मतलब सीरियस में 50 सेंटीमीटर, ये से ये गया नहीं, और 5 2 या 10 यानी 4 सीरियस यूनिट फोर्स का डाइन होता है। सीरियस यूनिट कितना होता है, फोर्स का डाइन होता है। ये 5 2 या 10 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। 4 ऑप्शन में इस तरह दिया हुआ रहेगा, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 4 9 डी में नन। या ऐसा करता है बेवकूफ बनाने के लिए, यहाँ पर 6 डाइन देते, 6 न्यूटन दे देगा और डी में दे देगा नन। तो लोग क्या करता है, वो इससे निकालेगा नहीं, बात समझ गए। या यही ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो लोग क्या करता है, सीधे के जगह 9 क्रॉस 10 टू पावर क्या पुट कर देगा 9। तो ऑप्शन कोई मिलेगा नहीं, मारेगा सीधे नन, खूब खुश रहेगा। अरे यार गजब का क्वेश्चन है, पता चला कि उसका रिजल्ट आया भी तो पीछे चला गया, कोई काम का नहीं। तो ऐसा गलती नहीं करना है। ये रहा आंसर 4 डाइन। क्लियर है ना। तो कहां कहां पर आप मिस्टेक करते हैं सारा मैं दिखाऊंगा, तो इतना आप लोग माइंड में रखिएगा। चलिए चार्ज का प्रॉपर्टी मेन जो था मैंने बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन, ये समझ गया ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको बताना था, कहां चले गए ये। तो चलिए इसका वैल्यू जो होता है एफ का, सॉरी कांस्टेंट का 9 क्रॉस 10 टू पावर 9, ये तो वैल्यू जान गए कैसे निकालना है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एफ बराबर F1 प्लस F2, दिस इज रिजल्टेंट। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो ये जनरल फॉर्म में है तो जनरल फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको जनरल फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है ना। यदि जनरल फॉर्म में न दे करके के का वैल्यू पुट किया तब पुट कीजिएगा, नहीं तो के के टर्म में छोड़ दीजिए। तो के के टर्म में न दे करके देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
ये नहीं कि के ऑप्शन में देखिएगा वो के रहेगा ही नहीं, केवल 1/4 के टर्म में रहेगा, एक रहेगा नन, झटाक से नन मत मार दीजिएगा। तो के का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/4 क्योंकि के यार कांस्टेंट आप उसको मान लिए ना, के कोई कुछ और मान लेगा, इसलिए के के टर्म में ऑप्शन नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में रहेगा। तो के का वैल्यू 1/4 पुट कर देना है। तो यहां से देखिए के Q1 Q2 ले लीजिए, साइन तो लेना नहीं है, तो 2Q × Q डिवाइडेड बाई A²। यहाँ पे K इंटू कितना हो जाएगा, Q × 5Q डिवाइडेड बाई A²। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, जो जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए, अब हमसे क्यों करवाइएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए, KQQ डिवाइडेड बाई A² कॉमन हो गया, तो यहां बच जाएगा आपका 2, यहां बच जाएगा 5, मतलब आंसर आ गया 7KQQ डिवाइडेड बाई A²। ये रहा आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अभी इतना से कैसे काम चलेगा, इसको ए नंबर लिखे। नेक्स्ट देखिए, जितने टाइप का पूछेगा है सारा आपको मैं डील कर दे रहा। इलेक्ट्रोस्टैट में बस वेक्टर का कंसेप्ट पकड़ के रखना है, सब वेक्टर का ही। वेक्टर एक बार वीडियो जो है डिटेल से आप लोग देख लीजिए, ऐसा मत सोचिएगा कि वेक्टर तो जानते ही हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको छोटा चीज ही आपको बड़ा प्रॉब्लम कर देगा। अभी देखे थे ना कि सेम डायरेक्शन में ऐड कैसे हुआ, ये बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है। तो कैसे हुआ, आपको मैं एक्सपेरिमेंट भी किया कि 10 न्यूटन इधर कान पकड़ के 5 न्यूटन इधर, टोटल कितना 50 न्यूटन लगा था। बी में देखिए ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है। देखिए सबसे पहले आप जो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सिंगल बॉडी का फोटो बनाते हैं, उस पर जितना फोर्स लगता है सबको दिखा देना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। आप लोग पढ़ चुके होइएगा, नहीं तो फिर हम तो पढ़ाएंगे लॉज ऑफ मोशन। तो सिंगल बॉडी का फोटो बना देना है, जिस पे फोर्स पूछेगा ना उस पे केवल देखना है, बाकी पे नहीं। चलिए इस पे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इसका फोटो बना दिए और उस पे जितना फोर्स लग रहा है सबको दिखा देना ही क्या कहलाता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो उस पे जितना फोर्स लग रहा है वह सबको दिखाइए। चलिए देखिए, ये वाला सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, इसको F1 मान लेते हैं। इसको F1 मान लेते हैं। क्लियर है। ये क्या कर रहा होगा, ये बुला रहा होगा आ जाओ भाई, अट्रैक्ट करेगा। तो दिस इज F1 एंड दिस इज F2। क्लियर है। अब देखिए ये दो वेक्टर हो गया यार, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना है। रिजल्टेंट तो एक तो आप एंगल निकाल लीजिएगा, काम हो जाएगा। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। बन गया क्वेश्चन। क्लियर है। तो F1 F2 आपको पता हो गया, तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, F1 का वैल्यू पहले देख लीजिए कितना हो जाएगा, KQ के टर्म में ही लिख दे रहे हैं, KQ1 Q2 तो 2Q × Q डिवाइडेड बाई A², तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। क्लियर है। F2 कितना हो जाएगा, साइन तो लेना नहीं है, तो Q × Q डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है। दोनों के बीच का एंगल 120 है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद है, √A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा के जगह 120 पुट कर देंगे और AB के जगह F1 F2। यार कुछ है इसमें, इसको बनाने का तरीका क्या है देखिएगा, आप लोग कैलकुलेशन गड़बड़ कर दीजिएगा। इसमें जब पुट कीजिएगा ना तो जो जो कॉमन है उसको कान पकड़िए बाहर कीजिए। तो K सब में कॉमन है, Q कॉमन है, 16 कॉमन है, कान पकड़िए और बाहर। अब अंडर रूट में जाइए,
तो ए के जगह ये सब कॉमन ही हो गया तो 2 ही ना बचेगा, और यही F1 हो गया। इसके जगह हम लोग लिखते क्या, F1 का स्क्वायर, इसके जगह F2 का स्क्वायर। क्लियर है, कॉमन हो गया तो यहाँ 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर 4। बी के जगह देखिए यहाँ ये टोटल कॉमन तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 2 इंटू ए में 2 बचा था, इसमें 1 cos 120 माइनस हाफ होता है। cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। माइनस हाफ, हाफ हाफ ये साफ हो गया, तो हाफ हाफ साफ हो गया तो क्या बचेगा, ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो आ गया आपका के क्यू क्यू बाई 16, और ये 4 और 1 5 -2 √3 हो जाएगा कि नहीं, प्लीज देखें कितना जल्दी सोल्व हो गया। तो आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कीजिएगा, कहाँ मिस्टेक कीजिएगा ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो बस इस तरह सोल्व कर देना है, कॉमन जो कॉमन होगा कान पकड़िए सीधे रूट से बाहर। तो यहाँ बचेगा 2 तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ बचेगा 1 तो 1 और 2 ये भी cos थीटा। cos 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, ये जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन सी वाला को देखिए। सी वाले में देखिए क्या है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर है वही यहां पर है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो निश्चित रूप से दोनों फोर्स सेम होगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तब होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। आपके हाथ पकड़ के यार 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर पुल करेगा, किधर जाइएगा, कहीं नहीं जाएंगे, नेट 0 है। तो ये वाला चार्ज जितना इधर पुश किया उतना ही ये इधर पुश कर दिया, तो ये बेचारा बीच में चपाया हुआ रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर। तो नेट फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, 0। नेट बोला जाए मतलब इसी को रिजल्टेंट या नेट। क्लियर है, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0, समझ गया जाएगा। तो इतना आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जैसे इस टाइप का कैपिटल क्यू पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्या मैंने बताया, फ्री बॉडी डायग्राम करना है। जिस पे फोर्स निकालना रहेगा ना उसी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है सिंगल बॉडी का फोटो बनाते हैं, उस पर जितना फोर्स लगता है सबको दिखा देना है, फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कि नहीं, बोलिए, रिपेल कर देगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि नहीं, यार यहाँ पर 2 क्यू है, यहाँ क्यू है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग तो फोर्स अलग, F1 F2 मान लिए। ये वाला क्या करेगा, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, इसको F3 मान लेते हैं। क्लियर है ना। तो इसका आप हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या सब होता है। देखिए कंपोनेंट करके भी रिजल्टेंट निकाल सकते थे, जैसे देखिए ना पीछे वाला क्वेश्चन को, यहां कंपोनेंट करके भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे बता देते हैं, देखिए कंपोनेंट से भी। पहले इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लिया है, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसको अब हम हटा रहे हैं, आंसर सेम आएगा, देखिएगा। चलिए अब हम लोग कंपोनेंट से निकालने जा रहे हैं। कंपोनेंट से निकालने जा रहा हूं दिस। कंपोनेंट से निकालिएगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। इसको F1 माने थे, इसको F2 माने थे। क्लियर है, कंपोनेंट करने जा रहे हैं। ये एंगल 120 है,
तो जब भी कंपोनेंट कीजिएगा ना तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कीजिए। तो इधर कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनता है ये 60 डिग्री होगा, जाकर के वेक्टर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। तो जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें कॉस लगा दीजिएगा। तो इधर निश्चित रूप से F1 cos 60 डिग्री हो जाएगा और इधर हो जाएगा F1 sin 60 डिग्री। ये F1 था यार, ठीक है। तो इधर F1 sin 60 डिग्री, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको भी दो पार्ट में तोड़ दीजिए। इसको दो पार्ट में, एक हम इधर तोड़ रहे हैं और दूसरा इधर, तो ये भी एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो सेम डायरेक्शन वाला अभी मैंने बताया कि ऐड हो जाता है। इधर हो जाएगा F1 sin 60 डिग्री, सॉरी F2, ये F2 ना है, F2, क्लियर है। कंपोनेंट का मतलब, जैसे देखिए कंपोनेंट का मतलब मैंने टुकड़ा बताया था, पेन को दो पार्ट में आप तोड़िएगा तो पेन रहेगा यार, उसका पार्ट्स में दो मिलेगा। कंपोनेंट डिटेल से बताया हुआ है। कंपोनेंट में बताया था कि कम से कम दो पार्ट होता है, अधिक से अधिक इनफिनाइट पार्ट कर सकते हैं। और वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर होता है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, लोग स्केलर मार करके चलाया है, क्लियर है ना। आप खुद समझिए, यदि ये आयरन का बना होगा तो कट करेंगे तो गोल्ड बन जाएगा, आयरन ही यार रहेगा, सिंपल चीज है। तो इसको अब दो पार्ट में तोड़ दिए, तब इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है। तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये अपोजिट है। अपोजिट में रिजल्टेंट क्या बोले हैं, घटा देना है, और सेम डायरेक्शन में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मान लेते हैं कि ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन, तो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, ऊपर 5 न्यूटन, इधर वाला, तो दोनों दो वेक्टर हो जाएगा ना, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। 90 जब होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, F1 sin 60, तो sin 60 √3/2 होता है, नहीं, तो F1 माइनस F2 sin 60 डिग्री √3/2, इसका होल स्क्वायर, नहीं, यहां पर F1 प्लस F2 cos 60 होता है हाफ, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, हो गया आंसर। F1 F2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा, बोलिए, K इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 60। F2 हो जाएगा आपको K इंटू Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 16, क्लियर है ना। क्या मैंने बोला कि जो जो कॉमन टर्म है उसको कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो कॉमन टर्म को आप कान पकड़ के बाहर निकालिएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, बोलिए, देखिए इधर, तो वहां पर कॉमन क्या है, के है, क्यू बाई 16 सब में कॉमन हो जाएगा। अब यहां बचेगा क्या, F1 की जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा, F2 कितना है, 1 बच जाएगा, तो 2 माइनस 1 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताइए, K बाई 16 √3, ये तो 1 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, 3 है ना, तो 3/2 यानी 9/4 हो जाएगा, क्लियर है। तो और कहीं कुछ छुटा है क्या,
इसको देख लीजिए, चेक कर लिए सब ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर 9 3 कितना हो गया 12, तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 16, अब 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो √3 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब दोनों का आंसर देखिए सेम आया कि नहीं, सेम आया। क्लियर है। इसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो देखिए ना, इसको x मान लीजिए, तो ये क्या मान लेते हैं 2x, वैसे भी कर सकते हैं, तो x कॉमन, बात वही चीज आएगा, समझ गए। तो आप किसी भी तरह मान सकते हैं, इसको x तो उसको 2x ले लेते हैं, उससे भी बनेगा। तो समझ गए भैया कैसे इसको सोल्व करना है। तो प्योर वेक्टर का कंसेप्ट लगाना है, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। क्लियर है ना। तो वेक्टर एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ है। तो वेक्टर का टोटल कंसेप्ट लगाना है। नेट फोर्स निकालिए। नेट फोर्स कैसे हम लोग निकालते हैं, जिस पार्टिकल पर आपको नेट फोर्स पूछेगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम कर दीजिए। क्लियर है ना। तो एक मेथड तो पता है कि दो वेक्टर रहेगा तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे और रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं तो कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं, आपको दिखा दे रहा हूं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है, जैसे इसका निकालना है, इसका भी वही काम, कंपोनेंट से भी इसको बना सकते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। तो कोशिश कोई एक रास्ता अपनाइए ना, सब जगह दिमाग लगाइए, कंपोनेंट से ही करते जाना है, कोई एक रास्ता अपनाइए। इसको ये क्या कर लिया, ट्रैक कर लिया, ये रिपेल ये रिपेल। क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, सबको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना देते हैं। तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये कुछ करने का जरूरत नहीं, ये वर्टिकल है, ये कुछ करने का जरूरत नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दीजिए। स्क्वायर है तो निश्चित रूप से ये 45 डिग्री होगा, नहीं कितना एंगल हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट F3 क्या कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना सेम डायरेक्शन में, तो F3 cos 45 और इधर हो जाएगा F3 sin 45, इधर हो जाएगा F3 sin 45। क्लियर है। जिसको कंपोनेंट में तोड़ देते हैं अब उसके बारे में नहीं सोचना है, दो पार्ट हो गए। तब ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, चाहे ऊपर होगा चाहे नीचे, तो जिधर इच्छा उधर ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड नहीं ना निकाले हैं, तो जिधर इच्छा उधर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, F1 कितना होगा बोलिए, यही F1 है ना, किसको माने थे, दिस इज F1। तो ये कितना से रिपेल किया था, तो K इंटू 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। F2 क्या लिखिएगा बोलिए, F2 रहा ये वाला ना, ये दोनों के बीच, तो K इंटू Q बाई A स्क्वायर। F3 K इंटू बोलिए Q इंटू Q डिवाइडेड बाई √2A। डायगोनल कितना होता है, √2A होता है। क्लियर है ना। अब ये दोनों का रिजल्टेंट चाहे नीचे ले लीजिए चाहे ऊपर ले लीजिए, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर कर देता है, किसी को आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10 न्यूटन ये 5 न्यूटन, तो नेट नीचे हो जाएगा, ये तो इधर रहेगा, दो वेक्टर अब हो जाएगा, एक ये दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है, तो √A² प्लस B²। यहाँ से F रिजल्टेंट जो हो जाएगा, जो जो कॉमन है उसको बाहर खींच लीजिए। तो कौन कौन कॉमन है, K Q बाई A², √अंडर। क्लियर है ना। या एक लाइन और लिख दें कि रहने दें, चलिए ना डायरेक्ट हम लोग कर रहा है। तो दिस माइनस दिस, किसी में से किसी को घटा दीजिए। चलिए F2 में से इसको घटा रहा है, तो F2 में से ऊपर वाला घटाइएगा तो ये पार्ट तो कॉमन ही हो गया, तो 1 बचेगा। और F3 ये है तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया है, तो 1/√2 बचेगा। और ये sin 45 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होगा, F1
और F3 है, तो कॉमन वाला टर्म तो बाहर निकाल दिए, तो F1 की जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा। और ऐड है ना, F3 की जगह क्या बचेगा, 1/√2। के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये कॉमन था, ये बाहर, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर ना होगा, तो के क्यू क्यू बाई 2a स्क्वायर, इसको चेंज करना होगा, कितना हो जाएगा, उसका 2 बच जाएगा और उसका √2 बच जाएगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिए, ये कॉमन हो गया, तो F2 माइनस क्या कर रहे हैं, दिस, तो F2 की जगह कितना बचेगा, ये तो पूरा कॉमन हो ही गया, तो 1 बचेगा, माइनस ऊपर वाला को F3, F3 है 1/2, और इसका वैल्यू 1/√2, तो 2√2 ऐसा हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, F1 कितना हो जाएगा, 2, और F3 हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, तो 2√2 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया, या एक लाइन और लिख दे, देखिए एक लाइन और लिख दे रहा है, क्या लिखिएगा, F2 माइनस F1, सॉरी F2 माइनस F3 sin 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर, रूट में होगा सब, नहीं, अब प्लस F1 प्लस F3 cos 45 होल स्क्वायर, यही होगा ना यार। तो के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो F2 के जगह भी यहाँ क्या बचेगा, 1, और इसके जगह क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 और sin 45 होता है 1/√2, तो 2√2। यहां पर देखिए F1 में के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन होगा, तो 2 बचेगा, और इसके जगह 1/2 और cos 45 1/√2, तो ये बचेगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कर लीजिएगा, प्रोसेस समझा दिए। जनरल फॉर्म में रहेगा तो यूनिट नहीं देता है, क्योंकि ये सीजीएस भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो इतना ही आपको ऑप्शन में देगा, इसको सोल्व करके देगा, हो सकता है सोल्व ना करके इतना भी छोड़ देता है, खासकर IIT में देखिएगा इसी तरह छोड़ देता है, क्योंकि आपको IIT नेट जो है आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन आपसे नहीं जानना चाह रहा है, आपसे ये जानना चाहता है कि आपको फिजिक्स आता है कि नहीं। क्लियर है, तो चलिए आज इतना ही हम लोग देखते हैं, इसको जा करके रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए 0 लेवल से शुरू किए, धीरे धीरे इसको टफ करते जाएंगे और टफनेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनर्जेटिक होकर के फिर मिलते हैं। तो आज का इतना ही, और खुश रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए, और रिजल्ट जो है 100 के अंदर रैंक ला करके दिखा देना है। क्लियर है ना, तो आग लगा दो पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास।